फाइन स्टूडेंट, देखो एथिक्स यहाँ पे समझो, दिस इज 4th क्लास, ये 4th क्लास है। फर्स्ट क्लास में क्या किए थे स्टूडेंट हम लोग? सिलेबस, हाँ सिलेबस किए थे। सेकेंड क्लास में क्या किए थे स्टूडेंट? बेसिक्स अबाउट एथिक्स, बेसिक्स अबाउट एथिक्स, एथिक्स। थर्ड क्लास में क्या किए थे? हाँ, जो तुम्हारा मेन सब टॉपिक है, समझे, एसेंस एंड कॉन्सिक्वेंसल ऑफ एथिक्स। हाँ, डिटर्मिनेंट्स नहीं किए थे, डिटर्मिनेंट्स आज करेंगे, समझे ना? डिटर्मिनेंट्स तो अभी थोड़ी देर में समझेंगे कि डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एथिक्स के लिए, समझ गए ना? और अभी तक जितना पढ़ाए हैं बच्चे लोग, इंक्लूडिंग टुडेज क्लास ऑल्सो, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास था वो थर्ड क्लास था। कल का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है बेसिक्स के लिए, समझने के लिए, बात समझे? तो जिस बच्चे का छूट गया है वो जाके पीछे कवर कर ले थर्ड क्लास को, या फिर डिस्कस कर ले, या किसी तरह उसको पूरा कर ले। अदरवाइज आज का क्लास इनकम्प्लीट है कल के क्लास की वजह से, यानी कि थर्ड लीड्स टू फोर्थ, और आज जो भी पढ़ाएंगे उसका डायरेक्ट कोरिलेशन होगा आपका थर्ड के साथ। बात समझ में आ गया ना? देखो, तो एक ओवरव्यू दे देते हैं कल की क्लास में हम लोग क्या किए थे। उससे पहले हमेशा स्टूडेंट देखो, आखिर हम लोग फर्स्ट क्लास में क्यों बात किए हैं सिलेबस पे? हम लोग इसलिए बात किए हैं सिलेबस पे कि ताकि तुम लोग को एक एक चीज़ याद रहे, समझे? हर समय ही वो सिलेबस को पढ़ते रहना है, समझते रहना है। ऐसे भी एथिक्स बहुत वेग है, समझे, टॉपिक बहुत ही वेग है, इसलिए हर एक टॉपिक के बारे में समझ होना चाहिए। पहला टॉपिक क्या था? फर्स्ट हेडलाइंस, एथिक्स एंड इंटरफेस, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन इंटरफेस। सब हेडलाइंस, एसेंस, determinants and consequential, essence, determinants and consequential of ethics in human action, in human action। समझ गए स्टूडेंट? ये हमारा सब टॉपिक है अंडर ब्रॉड टॉपिक एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। यस, वी हैव कंप्लीटेड दिस वन इन सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास, ठीक है? इन थर्ड क्लास वी हैव कंप्लीटेड दिस वन, और ये कहाँ पे देखे थे? ब्रांचेस ऑफ एथिक्स में देखे थे। कहाँ पे देखे थे? ब्रांचेस ऑफ एथिक्स में। और आज की क्लास में हम लोग इसके बारे में समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे और इसको भी डिफाइन करेंगे ह्यूमन एक्शन क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक है, दो टॉपिक है, डिटर्मिनेंट्स एंड ह्यूमन एक्शन। बात समझ गए ना? बट उससे पहले कल क्लास के बारे में थोड़ा रिवीजन करवाऊंगा मैं, एंड आई वांट योर इनपुट्स ऑल्सो। ब्रांचेस ऑफ एथिक्स, तो कल क्लास में हम लोग क्या किए थे? ब्रांचेस ऑफ एथिक्स पे काम किए थे। हाँ, इसको मिटा देते हैं तब फिर काम करते हैं उस पर। समझ गए ना? आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटर्मिनेंट्स एंड ह्यूमन एक्शन। तो उससे पहले कल का एक क्विक रिवीजन, ब्रांचेस ऑफ एथिक्स स्टूडेंट, ब्रांचेस ऑफ एथिक्स जो कि कल के ही क्लास में कर चुके हैं, मगर इंपॉर्टेंट क्लास है वो, इसलिए फिर से बता रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं। बताओ तो पहला क्या था? नंबर 1, हाँ क्या है? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का मतलब? हाँ, कंपेयर करके बताना कि क्या सही है क्या गलत है। उसके लिए डेटा मतलब मोर रेलेवेंसी, जितना डेटा ज़्यादा हो, किसी भी पक्ष में ज़्यादा हो डेटा, इसका मतलब वो सही है, ज़्यादा सही है। यानी कि ये तुम्हारा क्या है? इन्वेस्टिगेशन है रिगार्डिंग डेटा। डेटा को लेके हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और उस हिसाब से निकालते हैं कि लोगों में क्या मत है पर्टिकुलर मोरल वैल्यूज़ को लेके। यही था जी, इसको हम लोग कंपैरेटिव एथिक्स भी कह सकते हैं, करेक्ट?
सेकंड हम लोगों ने क्या किया, मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स में क्या जाने थे स्टूडेंट, मेटा एथिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। बट मेटा जो शब्द है इसका मतलब होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब है कि आप ऑनेस्टी तो बोल दिए, मैं ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है। कई लोग हाँ इंटीग्रिटी के साथ काम करना चाहिए, तो पहले तो ये बताओ इंटीग्रिटी होता क्या है ना, निष्ठा क्या होता है, पहले निष्ठा को डिफाइन करिए तब बोलिए कि निष्ठा के साथ काम करना है। यानी कि इसमें जो चीज़ है टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया गया, पहले उसको डिफाइन करिए तब हम मानेंगे उस चीज़ को। बात समझ गए, दैट इज कॉल्ड मेटा एथिक्स। एंड मेटा एथिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब देखो क्यों जरूरी क्यों है, फिर बियॉन्ड जाना क्यों जरूरी है। बियॉन्ड जाना इसलिए जरूरी है ताकि हम ओरिजिन समझ सके कि आखिर एथिक्स आता कहाँ से है, आखिर एथिकल वैल्यूज क्यों ह्यूमन बीइंग लेके चलता है, क्यों ह्यूमन एक्शंस में एथिक्स जरूरी है। विषय तो हमारा यही है, कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। आखिर क्यों एथिक्स का क्या जरूरत है ह्यूमन एक्शंस में, इसका ओरिजिन क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट क्या, ऑनेस्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सभी चीज को समझेंगे हम लोग। तो मेटा एथिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। बताओ फर्स्ट क्या है, मेटाफिजिकल एथिक्स, करेक्ट, मेटाफिजिकल एथिक्स। एंड सेकंड वन इज योर साइकोलॉजिकल मेटा एथिक्स। तो मेटाफिजिकल एथिक्स का मतलब क्या होता है, मेटाफिजिकल एथिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अरे देख के बताओ तुम लोग। हाँ यानी कि आखिर ये जो ओरिजिन है ये क्या, ये ईश्वर ने दिया है, यूनिवर्सली ट्रूथ है ये, या फिर आदमी का सहूलियत के लिए बना है ये, क्या ये ह्यूमन कन्वेंशन है, यही ना बोले थे। तो या क्या ये इटर्नल ट्रूथ है या फिर ह्यूमन कन्वेंशन है। तो यहाँ पे भी अलग अलग प्रोपोनेंट्स हैं यहाँ के लिए। इटर्नल ट्रूथ बताने वाले प्लेटो भी थे, क्योंकि कहे थे कि ये चेतना से जुड़ा हुआ चीज़ है, जो आपका सोल से जुड़ा हुआ चीज़ है वो कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि सोल हमेशा क्या चीज़ का तलाश करता है स्टूडेंट, रियलिटी को, एग्जिस्टेंस को नहीं, रियलिटी को। और रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस में अंतर है, करेक्ट है कि नहीं बताओ। तो इसलिए प्लेटो ने 4 अपना कार्डिनल वैल्यूज दिया था, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया था वो जस्टिस था। जस्टिस इज द सुप्रीम वर्च्यू। जस्टिस विजडम भी नहीं, जस्टिस सबसे ऊपर है, क्योंकि जस्टिस रहेगा तभी ये 3 लेयर काम कर सकेगा। हालांकि मैंने सबसे लास्ट में जस्टिस लिखा था, और ये बोलते हुए मैंने तुम लोगों को बताया है कि जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसके बिना तीनों काम नहीं हो सकता है। क्योंकि सुकरात ने क्या कहा, सुकरात ने कहा नॉलेज इज अ सुप्रीम वर्च्यू, प्लेटो ने क्या कहा, जस्टिस इज अ सुप्रीम वर्च्यू, और अलॉन्ग विथ अदर 3 कंपोनेंट्स, अदर 3 कार्डिनल वैल्यूज। और ये चारों वैल्यूज, अब प्लेटो ने यह भी कहा था स्टूडेंट कि किसी को चैलेंज करना है तो आगे चैलेंज कर लो, कि ये जो 4 वैल्यूज हम तुमको दे रहे हैं, कार्डिनल वैल्यूज दे रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू क्या है, जस्टिस, चलो जस्टिस को नीचे लेके चलो, बट सबसे इंपॉर्टेंट है वो। फर्स्ट क्या है तुम्हारा, विजडम, ठीक है, मैं क्रोनोलॉजी वाइज ही बता रहा हूँ, विजडम है तुम्हारा। सेकंड क्या है, करेज, हाँ, फॉर्टिट्यूड बोलते हैं, वैलोर बोलते हैं, उसी शब्द को अलग अलग किताब में देखो तो अलग अलग नाम है। थर्ड क्या है, टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब समझ रहे हो ना, कल बनिया क्लास कर दिए थे ना, लाला वाला एग्जाम्पल। एंड फोर्थ वन क्या है तुम्हारा, हाँ, जस्टिस, क्योंकि जस्टिस बिना ये तीनों बेकार है, एक दूसरे से टकरा जाएगा, फिर जस्टिस रहेगा तभी बैलेंस हो पाएगा। एंड टेम्परेंस इज ऑल्सो टू बैलेंस योर फर्स्ट 2 1। तो सुनो, अच्छे सुनो, बोलना नहीं है बीच में। तो इसलिए स्टूडेंट प्लेटो ने यह कहा कि जितने भी मोरल वैल्यूज निकलेंगे सब यहीं से निकलेंगे, चाहे ऑनेस्टी निकले, चाहे इंटीग्रिटी निकले, चाहे कुछ भी हो, यहीं से निकलेंगे। और यदि ये चारों से रिलेटेड नहीं है तो मोरल वैल्यूज ही नहीं है। ये मैंने कल क्लास में नहीं बोला था, ठीक है ना, बोलना चाहिए था मुझे, मगर कई बार होता है कि समय नहीं मिलता है या फिर किसी आप उसमें खो जाते हो। तो प्लेटो ने यह भी चैलेंज किया था कि कोई भी मॉरल वैल्यूज यदि 4 चीज से मैच नहीं करता है तो मॉरल वैल्यू हो ही नहीं सकता है। बात समझ गए ना। अब तुम कोई भी मॉरल वैल्यूज को पकड़ो, अभी कोई भी मॉरल वैल्यूज को पकड़ो तुम, जैसे मान लो कि ऑनेस्टी है, मिला कि नहीं मिला, मैच करेगा ना, ऑनेस्टी बाबू मैच करेगा कि नहीं करेगा बताओ तो। फर्स्ट क्या है तुम्हारा, विजडम है, तब तो ऑनेस्टी रहेगा ही रहेगा। कुछ भी आपका मॉरल वैल्यूज हो, ये चारों से ही निकलेगा वो, कहने का मतलब ये है। कौन कहे थे ये, प्लेटो बोले थे। अरिस्टोटल भी इस पे काम किए हैं। अरिस्टोटल बोले हैं कि देखिए विजडम, ठीक है, हमारे गुरुजी ने विजडम के बारे में बोला है, बट विजडम भी 2 टाइप के होते हैं, एक प्रैक्टिकल विजडम होते हैं और एक थ्योरेटिकल विजडम होते हैं। और प्रैक्टिकल विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी ड्यूटी, ठीक है। और उसने अपना किताबें लिखा था। और जानते हो, मैं जब अरिस्टोटल का बात कर रहा हूँ तो मैं सबसे विद्वान आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ तुम लोग को, है ना, जिन्होंने बहुत रचना किया। ये हो गया तुम्हारा
मेटाफिजिकल एथिक्स, यानी कि क्या है ये, इसका ओरिजिन क्या है। जहाँ तक सवाल है साइकोलॉजिकल, तो ये साइकोलॉजी भी तो एक ओरिजिन ही है। आखिर आता कहाँ से है, किस लिए, क्या ऐसा चीज है जो आदमी को मजबूर करता है या आदमी को बाध्य करता है कि वो एथिकल रास्ता पे मूव करे। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था 3 अलग अलग दृष्टिकोण। एक क्या हो सकता है, सेल्फ ओरिएंटेड इंटरेस्ट हो सकता है, हमको खुद मजा आ रहा है, मेरा इंटरेस्ट छुपा हुआ, मेरा ईज छुपा हुआ उसमें, और हमको करके अच्छा लग रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है, लाइफ सेटिस्फाइड हो रहा है, बट उसमें मेरा सेल्फ ओरिएंटेड इंटरेस्ट है। बात समझे, मेरा सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट भी है उसमें। सेकेंड वन क्या है, अब देखो कैसे ना हो, जैसे एक मान लो कि कोई कर्मचारी काम कर रहा है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, जब तक वो एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा तब तक वो अंदर काम ही नहीं कर सकता है। यदि वो गलत काम किया तो उसको निकाल दिया जाएगा, उसका सैलरी गया फिर काम से। तो उसका सेल्फ इंटरेस्ट है कि नहीं है वहाँ पे, वो गाइडलाइंस को मानेगा तभी वहाँ पे काम कर सकता है। तो इसको भी कह सकते हो कि ये भी सेल्फ ओरिएंटेड इंटरेस्ट है। सेकंड देख लो, सेकंड क्या था स्टूडेंट, हेडोनिज्म। हेडोनिज्म मतलब प्लेजर आना, यानी कि जिसमें आपका नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट छुपा नहीं है, आप जब वो कर रहे हो तो आपको खूब मजा आ रहा है, बहुत मजा। जैसे मान लो कि कई लोग पूजा पाठ करते हैं सुबह, ठीक है, उसमें सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, पूजा पाठ करना इंटरेस्ट के लिए नहीं है। कई लोग इंटरेस्ट के लिए करते हैं, मैं मानता हूं ऐसा, बट कई लोग ऐसे होते हैं जो इसका हैबिट का हिस्सा होता है, नहीं हैबिट का हिस्सा होता है, बट वो करके उसको बहुत मजा आ रहा होता है। जैसे कई लोग किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ के बहुत मजा आ रहा होता है, इट गिव्स प्लेजर ना। जो चीज प्लेजर दे और इस वजह से आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो, वो आपका हेडोनिज्म के अंदर आ जाएगा। और तीसरा क्या था, अल्ट्रिज्म। अल्ट्रिज्म का मतलब क्या होता है, इंस्टिंक्ट बेनेवोलेंस, इंस्टिंक्ट काइंडनेस, जहां पे क्या अचानक काइंडनेस उमड़ पड़ा, कोई उसके लिए आपने ब्लूप्रिंट नहीं बनाया था, आप आज घर से सोच के नहीं गए थे कि हमको बीच में रास्ता में जाके काइंडनेस आ जाएगा। नो, वो आपके अंदर है, ह्यूमन बीइंग हो तो आपके अंदर होगा। जैसे मान लो कि एक कोई बच्चा पत्थर फेंक रहा है, हाँ वो मार रहा है, डॉग को मार रहा है, लेट्स से, तो आपके अंदर तो बेनेवोलेंस है, आप तो मैच्योर हो, आपको बुरा लगेगा, आप उसको टोकोगे, बोलोगे मत मारो, हटाओ यहाँ से, उमड़ा के नहीं उमड़ा, मैं घर से सोच के तो नहीं चले थे कि ऐसा होगा तो ऐसा बोलेंगे, इंस्टिंक्ट आया वो आपका। कोई आदमी नाली में गिरा, मान लो लेट से कोई बुजुर्ग लोग गिरे या बच्चा गिरे, इंस्टिंक्ट जाके तुम उसको हेल्प करोगे। हेल्प नहीं भी करोगे तो तुम्हारा एक्शन हेल्प वाला होगा, क्यों अचानक आया है, डेट्स कॉल। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से आप एथिकल लाइन पे आप काम करते हो, एथिकल पाथ पे आप मूव करते हो। समझ गए, सब साइकोलॉजी से जुड़ा है कि नहीं है स्टूडेंट, एवरीथिंग आर कनेक्टेड विद योर साइकोलॉजी। तो उसमें देखो, जहाँ समझ गए ना, इसके जो प्रोपोनाउंट शब्द थे ये मैंने बता दिया कल क्लास में। अब उसके बाद हम लोग बात किए जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बाद, नॉर्मेटिव एथिक्स का। जो बच्चे लोग का कल छूटा है उसके लिए मैं कवर कर रहा हूँ, जान लेना। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है, नॉर्मेटिव एथिक्स का मतलब जो नॉर्म्स, यू हैव टू फॉलो दिस वन। नॉर्म्स का मतलब वही होता है कि आपको फॉलो करना है ना, फॉलो करना है, बताए थे ना। यदि फॉलो नहीं करोगे तो पनिशमेंट भी हो सकता है, और नॉर्म्स एक इंडिविजुअल का भी हो सकता है, एक सोसाइटी का भी हो सकता है, ताकि व्यवस्था को वो ठीक से स्टैंडर्ड रख सके, लोगों का बिहेवियर को ठीक रख सके। तो अब देखो नॉर्मेटिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स में बहुत तरह के हो जाएंगे। वर्चू एथिक्स, वर्चू एथिक्स पे स्वयं उन्होंने ही काम किया था, वर्चू एथिक्स पे काम किए थे ना प्लेटो ने, 4 कार्डिनल वैल्यू यहीं पे तो दिए हैं, बट हम कहीं पे भी रख सकते हैं उसको समझाने के लिए। 4 कार्डिनल वैल्यूज दिया था इन्होंने, प्लेटो ने, उस पर अरिस्टोटल ने काम किया था। अब उसके बाद देखो ड्यूटी एथिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, ड्यूटी एथिक्स। ड्यूटी एथिक्स पे हमारा पूरा भारत का ही रचना हुआ है ग्रंथ का, हाँ, श्रीमद् भागवत गीता देख लो, पूरा ड्यूटी एथिक्स है, यानी कि नॉन कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स। काम किए जाओ, फल का चिंता मत करो, एंड रिजल्ट का चिंता करने की जरूरत नहीं है, रास्ते पे ध्यान दो, मीन्स पे ध्यान दो। यदि मीन्स अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा, फल का चिंता बिल्कुल मत करो। नॉन कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स, समझ गए ना, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी एथिक्स, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, ये जिम्मेदारी है आपके ऊपर। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो आप रिजल्ट कैसे देखिएगा। जब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुमको ये करना है तो तुम इसलिए थोड़ी कर रहे हो कि हमको ये मिलेगा। जब तुम्हें जा रही है तो यू हैव टू डू इट, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे रिजल्ट जो भी हो आपको करना होगा। इट इज ऑब्लिगेशन, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो कि कई बार इमरजेंसी सिचुएशन होता है, एक आईएएस के ऊपर इमरजेंसी सिचुएशन आया और उसको एनडीआरएफ टीम के साथ नीचे उतरना है। अब मतलब उसको पता ही नहीं कि क्या होगा, नीचे होगा, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने देखा ही नहीं है। हो सकता है कि कैजुअलिटी को जितना ब्रेक करना चाहिए था उतना ब्रेक ना हो सकता है और ज़्यादा कैजुअलिटी हो जाए, ऐसा भी कंडीशन होता है जहाँ पे। तो अब इतना कुछ सोचने लगा कि रिजल्ट क्या होगा, तब तो काम चलने वाला नहीं है। मीन्स पे ध्यान दो,
एनडीआरएफ को उतारो, जितने भी सर्वेलेंस उसको मजबूत करो, बात समझे, रिजल्ट जो भी हो, समझ गए, दैट्स कॉल्ड नॉन कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स, इसी को बोलते हैं हम लोग ड्यूटी एथिक्स। इसी में राइट अप्रोच सब आ जाएगा, जॉन लॉक का, और भी बहुत सारे राइटर आ जाएंगे इसमें, एक से एक, इमैनुअल कांत तक आ जाएंगे इसमें, समझ, इमैनुअल कांत वही जाने हो ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े उनके बारे में, फ्रेंच रिवोल्यूशंस में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है, करेक्ट, एंड सो ऑन। उसके बाद हम लोग क्या किए थे स्टूडेंट, क्या किया था उसके बाद, कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स। कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स का मतलब क्या है, जो जे.एस. मिल ने प्रोपोज किया था, इसका मतलब क्या है कि यदि एंड अच्छा है तो प्रोसेस ही ठीक है आपका, आप भले ही प्रोसेस में आप अनएथिकल तरीके से क्यों ना मूव किए हो, इमोरल तरीके से क्यों ना मूव किए हो, एंड रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। और इसको देखने का दूसरा नजरिया भी हो सकता है कि ड्यूरिंग दैट जर्नी आपने कितना मोरल वैल्यूज को फॉलो किया और आपने कितना फॉलो नहीं किया। यदि होल जर्नी आपने ज़्यादा फॉलो किया, इसका मतलब पूरा प्रोसेस आपका सही है, समझे ना, यानी कि जो आउटकम्स आया वो ज़्यादा फेवरेबल है और वो ज़्यादा तुम्हारा मोरल वैल्यूज उसमें शामिल है, उसमें ज़्यादा एथिकल वैल्यूज शामिल है, तो वो क्या है तुम्हारा कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स है, क्योंकि यू आर गेटिंग रिजल्ट ना, दैट्स कॉल्ड कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स। समझ गए स्टूडेंट, इस पे चर्चा किए थे। उसके बाद कुछ हुआ था, हाँ, अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स मतलब ये जो बोला गया कि इतना भाषणबाजी हो गया इसमें, थ्योरेटिकल एथिक्स, ये सब थ्योरेटिकल एथिक्स ही है ना, कॉपी में लिखा जा रहा है, बोला कि नो, ये थ्योरेटिकल एथिक्स पे हम काम ही नहीं करेंगे, हम काम करेंगे प्रैक्टिकल। जैसे देखो बच्चे लोग, कितना ज़्यादा एप्लीकेशन है इसका, कहीं ना कहीं ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ बहुत मैच करता है। जैसे ये देखो, ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है, इसका सोशोलॉजी में यूज़ है, एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ है, और उस हिसाब से तुम्हारा डेटा तैयार होता है। तो वही तुम थोड़ा सा और ब्रैकेट बढ़ाओगे तो मेडिकल साइंस में ये यूज़ हो रहा है। अब मेडिकल साइंस में जो हम कहते हैं कि वैक्सीन बन गया, वैक्सीन कैसे बनता है, क्लिनिकल ट्रायल होता है कि नहीं होता है, सबको दिया, प्लेसो दिया जाता है, सबको दिया जाता है ना, दिया जाता है, और देखा जाता है कितना क्या परफॉर्म हुआ, बॉडी कैसा परफॉर्म किया, और उसके हिसाब से वैक्सीन को ओके किया जाता है, फिर जर्नल में छपता है एंड देन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है। तो अप्लाइड एथिक्स हुआ कि नहीं हुआ, बायो एथिक्स में काम आ रहा है ना, बायोलॉजी में काम आ रहा है ना ये। जैसे जिस हिसाब से बायोलॉजी तेज़ी से बढ़ते चला जा रहा है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी भी कहेंगे दोनों को मिला के, तो उसमें तो ये अप्लाइड एथिक्स का बहुत बड़ा रोल है कि जो मेडिसिन बनाए हैं कितना कारगर है। आज जो कोविड-19 का जो वैक्सीन बना है उसमें भी कहोगे तो ये है, ये अप्लाइड एथिक्स है। आज हम क्यों नहीं इंडिया में, जानते हो ना, इंडिया में जो हस्ट पुष्ट जो लोग होते हैं उसके ऊपर टेस्ट नहीं करवाया जाता है, मतलब उसके ऊपर ही टेस्ट होता है, सॉरी, और जो कमज़ोर है उसके ऊपर टेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्या भरोसा कुछ भी हो जाए, दैट्स अप्लाइड एथिक्स। यानी कि दूसरे टर्म में मैं कहूँ तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोगों पे जो ट्रायल होता है फॉर मेडिकल पर्पस, उसमें भी एथिक्स इन्वॉल्व है। गलत तरीके से कर दोगे तो हो जाएगा ना। जैसे एग्जांपल बोलो, क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट है, हॉलीवुड मूवी में खूब दिखाता है क्लोनिंग, तो तुम बताओ बायोलॉजिकली वो एथिकल है? बिल्कुल नहीं है। क्लोनिंग तो बना दिए, क्लोनिंग का मतलब है कि सेम आपका बॉडी जैसा सेम होगा, जैसे आप हो ना सेम हो। आप जब बीमार हो जाओगे तो उसका ऑर्गन आपके शरीर में लगा दिया जाएगा, दैट्स कॉल्ड क्लोनिंग। और इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारा हॉलीवुड मूवी बना है, बहुत सारा, मैं उसमें जान आ चुका है और वो एक इंडिविजुअल बन चुका है, जैसे आप हो उसी तरह वो भी है। तो आप उसका किडनी लगा रहे हो, आप उसका जो हार्ट लगा रहे हो, ये तो बहुत अनइथिकल हो गया, क्योंकि वो इंडिविजुअल बन चुका है, उसके पास भी एहसास है, वो रोबोट नहीं है, इज अ पर्सन। समझ रहे हो ना, वो तुमसे ही बना है बट वो इंडिविजुअल बन चुका है। तो इस पे तो इसलिए पूरा दुनिया ने रोक लगा दिया कि इस तरह का नहीं बनना चाहिए। बहुत सारा चीज़ तो एथिकल कंसर्न हो ही जाता है जी। हाँ, बहुत सारा, जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, बेस्ट एग्जाम्पल जो हम लोग करेंट अफेयर्स में अक्सर करते हैं कि जो हम लोग बनाते हैं ना स्टेम सेल्स, हाँ, अब जो जाइगोट होता है जो नीचे लेवल का, उससे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यदि तुम गैमेट को स्टार्टिंग, हाँ, ये स्टार्टिंग वाला चीज़ से ही तुम बनाते हो कुछ सेल, हाँ, प्लूरिपोटेंट जो सेल टेक्नोलॉजी कहते हैं, वहाँ शुरू से ही तुम बनाओगे तो उसका दिक्कत, जाइगोट को दिक्कत हो जाएगा। जाइगोट मतलब गैमेट जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो दिक्कत हो जाएगा, वो मर सकता है। इसलिए स्टेम सेल से बनाओ। और अभी तो जानते हो प्लूरिपोटेंट टेक्नोलॉजी आ गई, उसको फिर बैक कर दो, जाइगोट पे ले जाओ, फिर जाइगोट से बनाओ। जाइगोट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग जो फ्यूटस है जो बच्चा है छोटा वाला, तो उसमें आया कि नहीं आया एथिक्स। तो एथिक्स दिन रात यूज़ हो रहा होता है बायोटेक्नोलॉजी में। और कल एग्जाम्पल दिए थे एबॉर्शन और इथोनेसिया का। तो ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हो सकता है स्टूडेंट, अनगिनत एग्जाम्पल हो सकता है। तुम जो करें, इसलिए मैं कहता हूँ कि एथिक्स का जो वैल्यू एडिशन वो भी करेंट अफेयर्स ही है।
करंट अफेयर्स में जो भी मुद्दा आ रहा है जो एथिक्स से रिलेटेड है, उस मुद्दा को तुम लोग लिखते जाओगे। जितना ज्ञानवर्धन होते जाएगा उतना वो चीज़ को ऐड करते जाओ। अभी जितना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल दिए हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए उसमें डालो उसके अंदर। बात समझे ना? इसलिए मैं कहता हूँ कि जब बनाओ नोट्स तो बीच में एरिया छोड़ दो, सो दैट यू कैन ऐड इन फ्यूचर। समझे ना? क्योंकि ज्ञान बढ़ते रहेगा आपका। और देखो, और दूसरी जगह पे भी तो यूज़ हो रहा है ये। चलो, एक तो मेडिकल फील्ड्स में यूज़ हो गया, ठीक है ना, आपका बायोलॉजी के फील्ड में यूज़ हो गया, बायोलॉजी फील्ड में। दूसरी जगह पे देखो, कॉर्पोरेट्स में भी यूज़ हो रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ हो रहा है जी। प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ होता है कि नहीं होता है? यू हैव टू डू दिस वन, यू हैव, ये नहीं करना है। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल, मैं बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, शायद मैं कल का केस स्टडी इससे रिलेटेड लेके आऊँ। जैसे मान लो कि एक आदमी बहुत अच्छा काम करने में है, बहुत ही हाई एफिशिएंट वर्कर है, एम्प्लॉयर है, बट उस पर आरोप लगा कि उसने सेक्सुअल हरासमेंट किया किसी गर्ल का, ठीक है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो किस तरह का आप स्टेप लोगे? तो आपको बहुत इमीडिएट स्टेप लेना पड़ेगा। यदि आप इमीडिएट स्टेप नहीं लोगे तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन? होगा कि नहीं होगा बताओ? तो कॉर्पोरेट एथिक्स भी इसमें जुड़ जाएगा। तो कॉर्पोरेट के लिए भी एथिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एथिकल प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड इन योर कॉर्पोरेट ऑल्सो। इसलिए वहाँ पे एक टीम मेंबर होने चाहिए, वहाँ पे नोटिस बोर्ड होना चाहिए जहाँ पे विशाखा गाइडलाइंस के बारे में डायरेक्ट लिख दो कि विशाखा गाइडलाइंस है जो कोर्ट ने दिया था, यू हैव टू फॉलो दिस वन। क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए वर्क प्लेस पे। हुआ कि नहीं हुआ बताओ इसका? तो एवरीवेयर, जैसे एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होगा कि आपको यूनिफॉर्म में ही आना है। जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म में ही आना होता है, तो ये भी तो वैल्यूज़ है। अब तुम यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे हो तो तुमने जो एथिकल वैल्यूज़ है वो तो तुमने ख़त्म कर दिया। एथिकल वैल्यूज़ मतलब एक विद्यार्थी क्या काम है? यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में जाना। इट इज़ ऑल्सो एथिकल वैल्यूज़, बट यू आर इग्नोरिंग दैट वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या कि इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है स्टूडेंट। जैसे इन्वायरमेंटल एथिक्स, इन्वायरमेंटल एथिक्स कितना, अभी जैसे देखो मोदी जी बोले हैं कि लाइफ के रूप में चलना चाहिए, लाइफ के नारा के साथ हमें बढ़ना चाहिए। नहीं, लाइफ के नारा के साथ हमें बढ़ना चाहिए। लाइफ का नारा का मतलब क्या है? हमारा जो जीने का तरीका है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे हमारा पहले था, शुरू में तो बहुत से ज़्यादा ही रहा है, हमने पीपल को भी पूजा है स्टूडेंट, वो तो अच्छा है कि पूर्वज ने पूजा है इसलिए हम अभी पूज रहे हैं। अभी का जो स्थिति है तो हमको तो नहीं लगता है कि कोई सेवा करता है अभी। यदि अभी ये ट्रेंड शुरू किया जाता है कि गंगा को भी मानना है तो हम, आई डोंट थिंक ये लोग मानता भी अभी तो ऐसे ही गंगा को लोग कहता है कि गंगा में क्यों नहाएगा आदमी। अभी के लोग कहते हैं, सवाल भी उठाते हैं, तो वो तो अच्छा है कि बुजुर्ग लोग बचाए हैं उस चीज़ को, है कि नहीं बता? अभी भी लोग घर में क्वेश्चन पूछते हैं, छोटे बच्चे लोग सब, ये पूजा पाठ चल रहा है, पूजा पाठ करना अच्छा है? वो तो अच्छा है, भला है कि तुम्हारे घर में बुजुर्ग लोग हैं जो पकड़ के तुमको पूजा करवा रहा है, नहीं तो भाई तुम वो भी छोड़ देता। अभी भी लोग सवाल पूछ रहे क्या ज्वाइंट फैमिली में रहना अच्छा है? और एक समय था, अपने पिताजी से पूछो कितने लोग के बीच में रहे वो, इसलिए वो इतना साहसशील है, इसलिए वो इतना करेजियस है। जितना आदमी के बीच में रहिएगा उतना करेज आपका इंक्रीज होगा, और जितना कम आदमी के बीच में रहोगे उतना ईगो डेवलप्ड होगा। बात समझो इस चीज़ को, क्योंकि अकेला आदमी समझता है कि हम शेर ही हैं, और आसपास लोग रहेंगे तो आपके ये जो फीलिंग है उसको न्यूट्रलाइज करते रहेगा। बात समझे ना? इसलिए लोगों के बीच में रहना भी बहुत ज़रूरी है। और फैमिली तो बहुत अच्छा बात है, फैमिली में लोगों के साथ मिल के रहना चाहिए। बात समझे ना? तो हर जगह ही कहने का मतलब, देखो हुआ कि नहीं हुआ, ये प्राइवेट एथिक्स में भी आ गया, ये प्रोफेशनल एथिक्स में भी आ गया, इन्वायरमेंटल एथिक्स में भी आ जाएगा, सोशल एथिक्स में भी आ जाएगा, हर जगह ही इसका एप्लीकेशन है। एंड ये जो एप्लीकेशन है ट्रू लेवल में है, थ्योरेटिकल नहीं है स्टूडेंट। क्यों ट्रू लेवल का मतलब क्या है? जिसको हम डेली ह्यूमन एक्शंस में उसको उतार रहे हैं। जिसको ह्यूमन एक्शंस में उतारा जाए स्टूडेंट, उसको हम कह सकते हैं कि यस वी आर अप्लाइंग द एथिक्स। वो फील्ड एथिक्स है, तो अप्लाइड एथिक्स इज नथिंग, इज अ फील्ड एथिक्स, ये भी कह सकते हैं हम लोग। इतना ने पढ़ाए थे। हाँ चलो, जैसे अभी देखो इनका जो हुआ था केस, अडानी का जो केस हुआ था, कहा गया था ना जो भी शेयर है, शेयर का 25%, जैसे 100 यूनिट हो गया, इसका 25% यूनिट क्या होना चाहिए, है ना, पीपल इसको बोरो करना चाहिए, है ना, खाली होना चाहिए बिल्कुल। अब इसमें भी इसका यदि रिलेटिव कुछ खरीद लेता है तो ये गलत होगा, अनएथिकल प्रैक्टिस होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब शेयर मार्केट में भी एथिकल वैल्यूज एंड इट मस्ट बी अप्लाइड। जो चीज़ अप्लाइड हो रहा है उसको हम अप्लाइड एथिक्स कहेंगे।
तो यदि उल्लंघन हो गया तो हम कहेंगे अनएथिकल है ये। और जानते हो उल्लंघन हुआ तभी तो इतना हिडेनबर्ग रिसर्च तुम्हारा निकला है, इतना बड़ा तुम्हारा हुआ है, जिसकी वजह से अचानक शेयर गिर गया अडानी का। चलो तो आज का विषय लेते हैं स्टूडेंट। कल के ही विषय के बारे में अभी हम लोग कर रहे थे, उसी को थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर रहे थे। और एवरी टाइम देखो स्टूडेंट, एवरी टाइम आप कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो तो हर एक समय ही चांस से उसको आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो। एवरी टाइम, जैसे अभी पढ़ रहे हो तो अभी तुम आप ऐड कर सकते हो, 2 दिन बाद पढ़ रहे हो तो 2 दिन बाद ही ऐड कर सकते हो। और यदि ऐड करने का क्षमता नहीं है तो बाबू एथिक्स पेपर तुम लोग के लिए बना नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ। यदि जिस बच्चे को ऐड करने नहीं आता है उसका कुछ दिमाग विकास नहीं हुआ एथिक्स में। एथिक्स में कैसे विकास मानेंगे? एथिक्स में विकास तब मानेंगे जब आप जो आसपास का एरिया को आप उसमें इंक्लूड कर रहे हो। इनफैक्ट ये एथिक्स इतना सुंदर सब्जेक्ट है जिसमें कोई किताब से नहीं पूछा जाता है, इसलिए जो बच्चा किताब पढ़ने वाला बच्चा फ्लॉप कर जाएगा यहाँ पे, फ्रैंकली स्पीकिंग वो फेल कर जाएगा, 0 हो जाएगा उसका। क्यों? वो सोचेगा कि आंसर उसको किताब में मिलने वाला, किताब में नहीं मिलने वाला है एथिक्स का आंसर। एथिक्स का आंसर तुमको डेली लाइफ में मिलने वाला है। उसको ठीक से सेंस करो और उसको सेंस करके वहाँ पे भरो, क्योंकि वो भी भूल जाओगे तुम। जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, पर्सनल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको पर्सनल लाइफ के बारे में भी आप उतार सकते हो। आप लिख सकते हो कि हम जब ट्रेन में जा रहे थे, हम इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे, इस तरह का प्रॉब्लम हुआ, एथिकल कंसर्न हुआ, हम इस तरह इसको कन्फ्लिक्ट को सॉल्व किए हैं। हाँ बोलो, क्या क्या पूछ रहे थे, बोलो। करते जाओगे जितना कॉन्सेप्ट बढ़ते चला जाएगा। गुड क्वेश्चन कि वो सही है कि हम जो सोच रहे हैं कि ये होगा, ये सही है कि गलत है, कैसे पता चलेगा? यही सवाल तुमको ये तब तुमको समझ में आएगा जब तुम्हारा आस्ते आस्ते जर्नी में आगे बढ़ोगे, जब क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उस पर यदि क्लियर हो गया तो आस्ते आस्ते तुमको लगेगा कि जो हम लेके आ रहे थे एग्जाम्पल सब कितना रेलेवेंट है, कितना इरेलेवेंट है। बट सोचना बंद मत करो। यदि जो बच्चा एथिक्स पढ़ रहा है और उसका दिमाग काम नहीं करता है तो उसके लिए तो एथिक्स सबसे भारी सब्जेक्ट बन जाएगा फिर। इसलिए एथिक्स करने का तरीका क्या है? फ्री माइंड, पूरा माइंड फ्री रखो और जहाँ से मिल सकता है वहाँ से उसको डालो। और जो एग्जामिनर है आपके, जो पेपर चेक करने वाले हैं, पेपर चेक करने वाले भी लोग यही देखते हैं, और कोई मॉडल आंसर नहीं होता है इसका। अच्छी बात है, इसका कोई मॉडल आंसर नहीं है। जहाँ ले जाओगे वहाँ जाएगा एथिक्स। आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हो बात को ना? इसलिए जो बच्चा अच्छा बोल सकता है, जो बच्चा अच्छा सोच सकता है, जिसका दिमाग बहुत काम करता है, उसका एक एज है एथिक्स में। जो अच्छा डिस्कशन करता है, बहुत क्विक इनोवेटिव आइडियाज़ है जिसके अंदर, जो चीज़ों को रिलेट कर देता है बहुत जल्दी से, उसका एक बहुत बड़ा स्कोप है एथिक्स में। समझे? और मैं पहले ही बता चुका हूँ फर्स्ट क्लास में कि जितना हम एथिक्स पढ़ेंगे, एथिक्स में बेटर करेंगे, उतना ही असर हमारा रैंकिंग पे पड़ने वाला है। समझ गए ना? तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट? डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट से पहले ह्यूमन एक्शन देखते हैं। क्या होता है ह्यूमन एक्शन स्टूडेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्शन? कौन बताएगा? हाँ बोलो। वेरी गुड, इसका मतलब सिलेबस ठीक से समझ गई थी तुम। हाँ, किस लिए बताओ? तुम बताओ, संजय बताओ, जल्दी बोलो। ठीक है, तुम बताओ। वॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, तो ह्यूमन एक्शन को समझना है तो पहले एक्शन को समझते हैं। एक्शन स्टूडेंट, एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्टिविटीज ना। इट इज ए एक्टिविटीज जहाँ पे आपका एनर्जी लग रहा है, नहीं, जहाँ पे आपका एनर्जी इन्वॉल्व है, वेयर योर एनर्जी इज इन्वॉल्व एंड यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ कार्य कर रहे हो। हाँ, एक्टिविटीज का मतलब फिजिकल एक्टिविटीज एज वेल एज मेंटल एक्टिविटी, दोनों हो सकता है ना स्टूडेंट? फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल एक्टिविटी दोनों ही हो सकता है। अब जहां तक सवाल है एक्शन और ह्यूमन बीइंग के बीच में, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन लिख देते हैं। हाँ, ये दोनों का रिलेशन देखते हैं। तो बिल्कुल आदमी बना है कार्य करने के लिए ही, है ना? आदमी जो बना है कार्य करने के लिए ही बना है। आदमी वो खा पी के सोने के लिए नहीं बना है। आदमी का काम है कार्य करना और जीवन को एक अच्छे तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से जीना। तो जो एक्शन है ह्यूमन में ना, 2 तरीके से इंपैक्ट कर सकता है या फिर 2 तरीके से कनेक्टेड है।
एक तो हम कह सकते हैं कि डेलिब्रेट है और एक अनडेलिब्रेट है। अब यहाँ से हम दो चीज़ गेन कर सकते हैं। एक कह सकते हैं एक्शन ऑफ ह्यूमन, एक्शंस ऑफ ह्यूमन। एक्शन ऑफ ह्यूमन का मतलब क्या है कि जो आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसको क्या बोलेंगे? इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी का मतलब क्या है? आपके हाथ में है ही नहीं वो चीज़। जैसे एग्जांपल देखो, ब्रीदिंग, जो आप सांस ले रहे हो, क्या आप कंट्रोल कर रहे हो? ये तो अपने आप हो रहा है ना, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। हार्ट बीट, हार्ट बीटिंग, हार्ट बीट, और इस तरह आपके बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स है, ब्रेन काम कर रहा है जो है ना, हार्ट बीटिंग, हार्ट बीट लिख दो बस। ये सभी क्या है स्टूडेंट? एक्शंस ऑफ ह्यूमन है। ये इनवॉलेंट्री है। इसका मतलब ये डेलिब्रेट नहीं है, नॉट डेलिब्रेट, या अनडेलिब्रेट कह सकते हो। आपने जानबूझ के नहीं किया इस चीज़ को, ये हो रहा है आपसे, तो आपने कुछ, भले ही उसमें एनर्जी इन्वॉल्व है बट आपके हाथ में कुछ नहीं है। एक आ जाएगा आपका, यहीं से एक्शन प्लस ह्यूमन बनेगा तो ह्यूमन एक्शन भी आ सकता है। दो चीज़ आ गया ना स्टूडेंट, एक आ गया एक्शन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमन एक्शन। जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन एक्शन है, करेक्ट? हमारा टॉपिक क्या है? ह्यूमन एक्शन है। तो ह्यूमन एक्शन यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी। अच्छा, आदमी क्यों काम कर रहा है? स्पेशली ड्यूटी के लिए। क्यों? एथिक्स का जो रोल होगा कहाँ पे होगा स्टूडेंट? एथिक्स इज मोर कंसर्न विथ योर ड्यूटी ना स्टूडेंट? एथिक्स का कहाँ पे रोल है ड्यूटी में? जब हम ह्यूमन एक्शन कर रहे हैं, जब हम अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, जब हम ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या चीज़ को बेसिस मान के कर रहे हैं? अपना कॉग्निटिव वैल्यूज, अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, अपना है ना जजमेंट। हम क्या सोचते हैं? यदि हम ज़्यादा ज्ञानी हैं तो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, यदि हम कम ज्ञानी हैं तो हम वैसा ही काम कर पाएंगे। यानी कि जो हम है उसी तरह हमारा काम हो रहा होता है कि नहीं? बताओ तो कहने का मतलब क्या है? ये आपका, और ये जो ड्यूटी है आपका, हाँ ये ड्यूटी है किस बेसिस पे है? फॉर व्हाट बेसिस? दिमाग में लेके क्या चल रहे हो? बेसिस ऑन नॉलेज। आपका क्या नॉलेज? व्हाट नॉलेज यू पोजेस। हाँ, आपका जजमेंट क्या है? जजमेंट कहाँ से आता है स्टूडेंट? फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, फॉर योर लर्निंग, एंड लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। नहीं, नॉलेज, जजमेंट, सिचुएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिचुएशन, इससे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ हो ही नहीं सकता है। आप बदल सकते हो एज पर द सिचुएशन, नहीं, सिचुएशन के हिसाब से आप बदल सकते हो। सिचुएशन तो ऐसा चीज़ करवा दे कि जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कभी। नहीं, अचानक अर्थ कोई कहीं पे आ गया तो ऑफिशियल्स लोग का हरकत देखोगे बहुत डिफरेंट हो जाएगा। और नॉर्मल डेज में, नॉर्मल सी डे में क्या होगा? आराम से अपना पड़ा रहेगा, अपना ड्यूटी करते रहेगा। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग डिफरेंट सिचुएशन, जो एथिकल वैल्यूज है, जो एक्शन है, आपके पूरी तरीके से घूम जाएगा, पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। वो होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को कि ह्यूमन एक्शंस जो हम लोग कर रहे हैं, और ये क्या है बच्चे लोग? ये वॉलेंट्री है, इस पर आपका कंट्रोल है। इट इज़ अ वॉलेंट्री, यानी कि जहाँ पे आप कंट्रोल कर पा रहे हो, आप कंट्रोल कर पा रहे हो तभी ये ड्यूटी है। सही है कि नहीं? बताओ तो। सिंस यू आर कंट्रोलिंग, दैट्स वाई यू आर परफॉर्मिंग द ड्यूटी। तुम्हारे हाथ में है, किसी दिन एब्सेंट करोगे, किसी दिन करोगे, वॉलेंट्री है जी, समझे? मगर ऐसा हो सकता है किसी दिन सांस नहीं लोगे और किसी दिन सांस लोगे। जिस दिन सांस नहीं लोगे समझ जाओ काएगा फिर एथिक्स, काएगा मोरल वैल्यूज जो किए हो, फिर तो लाला बनोगे, फिर वहाँ पे 200 साल का नर्क होगा और 100 साल का स्वर्ग होगा। तो उस समय कौन आएगा? टेम्परेंस। क्या होता है टेम्परेंस कोमल? क्या होता है टेम्परेंस? जल्दी बोलो। हे भगवान, उठा लो उठा लो उठा लो। हमको नहीं, विद्यार्थी को उठा लो। बाबू भैया काहे बना रही हो तुम हमको? क्या होता है टेम्परेंस का मतलब? हाँ, बैलेंस करना, कुछ भी चीज़ को बैलेंस करना। उसमें वो चीज़ था इसलिए वो उससे रिलेट करना पड़ा। कोई भी चीज़ को, खराब और अच्छा। ऐसे मान लो, ए बाबू खाना तो अच्छा खाना चाहिए ना, बस सन्यासी के लिए खाना क्या चीज़ है? सन्यासी तो मज़े में है, जो भी दे दो खाएगा। अघोरी के लिए क्या है बाबू? अघोरी तो जो भी चीज़ मिला वो खा लेंगे। जो भी चीज़ संसार में है वो सब चीज़ का सेवन करते हैं अघोरी।
इसलिए वो अघोर है। बात समझे ना, इसलिए वो अघोर है। वो कोई भी चीज़ का सेवन कर सकते, जो इंसान, जो नॉर्मल इंसान जो सेवन नहीं कर सकता है सेवन, वो चीज़ का भी वो सेवन करेंगे, ये दिखाने के लिए कि दुनिया में जो भी चीज़ पाया था वो सब का सेवन हम कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जो भी, देखो अघोरी का फिलोसॉफी क्या है कि दुनिया में जो भी चीज़ बना है भगवान नहीं बनाया है, तो कोई भी चीज़ खराब कैसे हो सकता है? जब कोई चीज़ खराब नहीं हो सकता है तो उसका सेवन करो। और वहाँ सेवन करने के चक्कर में किस लेवल तक सेवन कर सकते हैं ये लोग, मैं उस जोन में नहीं जाना चाहूँगा। बात समझ गए ना? तो टेम्परेंस का मतलब होता है चीज़ों को बैलेंस करना। कुछ चीज़ अच्छा है, कुछ चीज़ खराब है, मैं उसको इस तरह बैलेंस करो कि ओवरऑल तुम्हारा अच्छा रहे। दैट्स अ टेम्परेंस। ये कहाँ से आया आपका? ऑल कम्स फ्रॉम योर हैबिट। चलो यहाँ पे हैबिट भी लिख लो, एक हैबिट भी लिख लो स्टूडेंट, हैबिट। तो और भी बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं आपका, इसके वजह से आप क्या कर रहे हो, अपने एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ योर जजमेंट। आप क्या सोचते हो उसके बेसिस पे, हाँ उसके बारे में क्या सोचते हो, सिचुएशन क्या करवा रहा है आपसे, एंड व्हाट इज योर हैबिट पैटर्न। एवरीथिंग कंट्रीब्यूट टू योर ड्यूटी एथिक्स। पास में ड्यूटी, अरे बुड़बक बच्चा लोग, ह्यूमन एक्शन का मतलब ही ड्यूटी होता है। आदमी काम किस लिए कर रहा है? ड्यूटी के लिए कर रहा है। तो इसलिए सब आ जाते हैं, समझ गए ना? लिख लो इस चीज को, राइट डाउन। एंड ये क्या है? वॉलेंट्री है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेंट्री स्टूडेंट? क्या होता है सुनील वॉलेंट्री का मतलब? खुद की इच्छा से, हाँ, फ्री विल। लिख लो ये, कोटेड अनकोटेड, पिछले बार भी लिखाए थे ये शब्द को, फ्री विल। फ्री विल, आपका कंट्रोल है उस पर। हो गया ना ये कंप्लीट? तो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हम लोग का? डिटर्मिनेंट्स। देखो ये तो बहुत मजा आ जाएगा इसको समझाने में। तो जो डिटर्मिनेंट्स है, क्या होता है डिटर्मिनेंट्स? पहले वर्ड समझो, वर्ड को डिकोड करो। क्या होता है डिटर्मिनेंट्स आलोक? क्या बोल रहा है? अच्छा, रीजंस, ओके ओके, फैक्टर्स, ओके। क्या होता है मोलू? कैसे हम देखते हैं, ओके। यू? फैक्टर्स। यू कोमल? फैक्टर। तो अलग नहीं बोल सकते हो क्या तुम लोग? सेमी से रिपीट करना है। तुम बताओ, सिलेबस क्लास में थी ना तुम? हाँ बताओ। सर किसी भी काम के ऊपर। तुम बोलो साक्षी। सर अवेयरनेस रिगार्डिंग टू मोरालिटी। मोरालिटी, ओके। यू? लोगों का देखने का अंदाज कैसे? मैं बोला क्लैप मारे। फैक्टर व्हिच डिटरमाइन आवर हाँ। एक्शन। देखो, वेरी गुड। इतना भारी भारी मत बोल दो ना कि तुम ही लोग को मार्कर दे दे यार, बोले जाओ काम करो। देखो डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स का मतलब है सोर्सेस और फैक्टर्स। फैक्टर्स, पहले इस वर्ड को समझो, फैक्टर्स और सोर्सेस। सोर्सेस फॉर व्हाट रीजन स्टूडेंट? फैक्टर और सोर्स फॉर व्हाट रीजन? फॉर डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स। फॉर डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स। या डेट लीडिंग टू अ एथिकल पाथ। तो डिटर्मिनेंट्स का मतलब है जो क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या सोर्स है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट को जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, एथिक्स को डेवलप करते हैं। अब डेवलपमेंट को ही तुम डेवलप करोगे तो ऐसे वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं हो सकता क्या? हाँ, उसको और बढ़ाओ। अच्छा, विकास से याद आया, इधर देखो बहुत अच्छा वर्ड है ये बताना तुम लोग, डेवलपमेंट। अब तुम ही लोग से पूछेंगे डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ क्या अंतर है? कोई बता सकता है हमें ये क्लास में?
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ? रेज योर हैंड, कौन बोलो? सर ग्रोथ मीन्स होता है क्या, आई मीन डेवलपमेंट मीन्स विकसित होता है, कोई भी कंट्री कितना विकसित हुआ, बट वही Okay. growth की बात आती है, किसी कोई बच्चा छोटा था उसके बॉडी में इंक्रीज आई मीन वो ग्रोथ हो सकता है। और कोई क्लैरिटी के साथ रखे बात को। डेवलपमेंट कैन बी नेगेटिव, डेवलपमेंट ऑलवेज इज पॉजिटिव बट ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव। वेरी गुड, बहुत फंडामेंटल आंसर है, बहुत अच्छा। और कोई बताएगा? ग्रोथ से छोटी लेवल पर बात करते हैं, डेवलपमेंट बड़े लेवल पर बात करते हैं। ओके, नॉट बैड। और कोई है? हाँ, सबसे सटीक आंसर कोमल ने दिया है। देखो, ठीक है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव कनोटेशन के लिए होता है। डेवलपमेंट गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव सेंस, विकास ही हो रहा है, यू आर प्रोग्रेसिंग, दैट इज अ डेवलपमेंट। बस जहां तक सवाल है ग्रोथ का, तो ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो पॉजिटिव ग्रोथ हुआ, नेगेटिव ग्रोथ हुआ, एंड ग्रोथ कैन बी अ डेवलपमेंट, बट नेगेटिव ग्रोथ कैन नॉट बी अ डेवलपमेंट। बात समझ गए ना? देखो, तो पहले इसको लिख लो स्टूडेंट, इसको लिख लो, एक छोटा सा ना, इसको लिख लो, इसी पे काम करेंगे हम लोग। मिटा देना। हाँ, क्योंकि मुझे सेंटर में लिखना है इसलिए मैं रब कर रहा हूँ इस चीज़ को। देखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, या फिर हम कह सकते हैं सोर्सेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स। ठीक है, उसको मैंने पर्यायवाची कर दिया है, सेम कर दिया है, एंड देन आई एम राइटिंग। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो सिलेबस है ना, सिलेबस को पहले समझना होगा, वर्ड वर्ड को, एक एक शब्द को पकड़ना होगा। देखो, इसके बाद क्या है तुम्हारा सब हेडलाइंस? डायमेंशन ऑफ एथिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन ऑफ एथिक्स? देन हाउ यू अप्रोच द एथिक्स। तो जो वर्ड है ना, वो वर्ड क्लियर नहीं है वहां पे, पहले उसको आपको क्लियर करना होगा। जैसे वहां पे डायरेक्ट लिखा दिया है कॉन्सिक्वेंशियल ऑफ एथिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल ऑफ एथिक्स? आर यू गेटिंग मी ना? तो जितने भी शब्द हैं एथिक्स में आपके सिलेबस में, पहले उस वर्ड को डिकोड करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू ऐड पॉइंट्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स और सोर्सेस ऑफ एथिकल डेवलपमेंट। देखो, बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं। सबसे पहला सोर्स देखते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर, सॉरी पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर, एक आदमी में किस लेवल पे एथिक्स डेवलप्ड होगा, ये काफ़ी हद तक पर्सनल फैक्टर हो सकता है ना स्टूडेंट। काफ़ी हद तक पर्सनल डिपेंड कर सकता है, पर्सनल चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है। तो पर्सनल चीज़ ऐसा क्या है जिसके वजह से एथिक्स डिपेंड कर रहा है? अपब्रिंगिंग, उसका कहाँ पे किस तरह पालन पोषण हुआ है। यदि वो गलत जगह पे पाला पोसा गया, उसको वो ऐसा घर में पाला पोसा गया जहाँ पे पिताजी मदिरा पान करके आते थे और घर का कंडीशन खराब कर देते थे, तो पक्का वो उसके माइंड पे रहेगा वो, और अनएथिकल होने का चांसेस उसका ज़्यादा रहेगा। तो उसका अपब्रिंगिंग कैसा हुआ, इसलिए कहते हैं ना स्टूडेंट कि अच्छा काम करो, नाक नहीं कटाना है पिताजी और माताजी का, कहा जाता नहीं है। क्योंकि यदि कोई आदमी गलत काम करता है तो केवल वो गलत काम नहीं कर रहा है, उसका पूरा फैमिली गलत काम कर रहा है। बात समझो, बोलता नाक कटवा दिया मेरा, तो नाक कटे कैसे कटवा दिएगा नाक? क्योंकि आप जो कर रहे हो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो आप। एक जो बच्चा होता है, जो डॉटर और जो सन जो है, वो अपना फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव है। यदि वो उसने कोई गलत काम किया है तो उसका पूरा असर पूरा फैमिली पे पड़ेगा, और जब फैमिली पे असर पड़ेगा तो सोसाइटी उसको फिर जानते हो नहीं, सोसाइटी फिर उसका शोषण करेगा, फिर एक्सप्लॉइट करेगा उसको। बोला है कि तुम सोसाइटी का रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा घर को हम अलग करते हैं। ऐसा गांव में होता है कि नहीं होता है? क्योंकि जो स्टैंडर्ड बिहेवियर है, वो सोसाइटी का जो नॉर्म्स है, उसको आपने फॉलो नहीं किया। जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल देखो, एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे गांव में अभी भी हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे गांव हैं, या फिर शहर में भी ऐसा है कि जहाँ पे लव मैरिज नहीं किया जा सकता है। और गांव में यदि मान लो कि कोई भी बच्चा से लव मैरिज कर लिया, स्पेशली गर्ल के साइड देखते हैं थोड़ा, गर्ल क्या कि घर से निकल गई और लव मैरिज कर ली है, तो उसके बाद पता वो गर्ल तो चली गई, गर्ल चली गई, अपना घर चली गई, मतलब वो लड़का उसको लेके चला गया दूसरी जगह पे। मगर जो यातना जो झेलेगी
माँ और बाप, वो ज़िंदगी भर झेलेंगे लोग, और सोसाइटी के लोग ही उसको टेंशन देंगे और उसको अलग कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉर्म्स था ही नहीं लव मैरिज करने का। आपने किया ना, पनिशमेंट झेलो। अब तुमको भोज में नहीं बुलाया जाएगा, अब जब दूसरे का मैरिज होगा तुमको नहीं बुलाया जाएगा, और जब मैरिज होगा तो वहाँ पे भी चर्चा होगा तुम्हारे बारे में कि देखो फलना फलना घर में ये सब चीज़ हुआ था। नॉर्म्स तुमने वायलेट कर दिया। इसलिए स्टूडेंट, हमेशा हमें अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हम बहुत सारे चीज़ों को रिफ्लेक्ट करके चलते हैं। बात समझे? दैट्स अपब्रिंगिंग, कि आपका अपब्रिंगिंग कैसा हुआ है। और एक चीज़ है पर्सनल ट्रेट, ये तो मैं कहूँगा कि सबसे यूनिक चीज़ है पर्सनल ट्रेट। हर आदमी का अंदाज ही अलग है। धरती पे जितने भी लोग हैं सबका अंदाज अलग है, कोई भी आइडेंटिकली नहीं है। इनफैक्ट अब खुद सोचो तुम लोग, माता पिता के 2 बच्चे या 3 बच्चे जो भी हैं, वह तीनों ही अलग है या दोनों ही अलग है। कंडीशन सेम मिला, परवरिश भी सिमिलर मिला, स्कूल भी वही पढ़ा, क्लास अलग हो सकता है, सब कुछ सेम मिला, मगर दोनों में बहुत अंतर है। क्यों? ये है पर्सनल ट्रेट के वजह से। कोई शुरू से उसको मन ही नहीं था वो चीज़ करने का। हो सकता है कि बड़ा भाई बदमाश हो, छोटा भाई बहुत शरीफ हो सकता है कि दोनों शरीफ हो, मगर पहला वाला और ज़्यादा शरीफ हो। दोनों आइडेंटिकल नहीं होता है कभी, मगर कंडीशन तो सेम ही मिला था, सोसाइटी भी सेम ही मिला था, माँ बाप भी सेम ही थे, हर एक चीज़ सेम ही था, उसको पढ़ाया, पैसा भी उतना ही दिया गया, दोनों पे उतना ही खर्च किया गया, कहीं कोई कमी नहीं, मगर दोनों अलग हो गया। कैसे अलग हो गया? बिकॉज ऑफ द पर्सनल ट्रेट। आपके अंदर भी यूनिकनेस है, आपको बदमाशी में ज़्यादा मन लग रहा है तो आप दूसरे ट्रैक पे चले गए, और आपके भाई को अच्छा लग रहा है दूसरे काम में, पढ़ने लिखने में, तो फिर दूसरा ट्रैक में चला गया। एक पर्सनल ट्रेट भी होता है जो आदमी को यूनिक बनाता है, समझे? पर्सनल ट्रेट। और बताओ और क्या हो सकता है? रिलेशन विथ अदर्स। आपका रिलेशन किस तरह है? यदि आपका बैड कंपनी है और गुड कंपनी है, यस, गुड कंपनी है तो एथिकल रहोगे ना स्टूडेंट। कहा था ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। और अभी जेंडर इक्वलिटी को समझते हुए देखें तो ए ह्यूमन बीइंग इज नोन बाय हिज कंपनी। इजी लगाएंगे क्योंकि जेंडर वाला ही लगाते हैं हम लोग। तो हाउ यू आर इंटरेक्ट विद द पीपल ऑफ द सोसाइटी, वहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ सीखते हो। है तो पर्सनली चीज़ है ये सब, यू आर इंटरेक्टिंग एंड यू आर लर्निंग एंड योर एक्सपीरियंस। इसी चीज़ को आगे एक्सट्रापोलेट कर दोगे तो ये एक्सपीरियंस। समझ गए ना स्टूडेंट? और ऐसे अनगिनत हो सकते हैं। आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, हाँ ये एन होगा स्टूडेंट। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर का मतलब क्या है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, क्योंकि एथिक्स तो प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, आपका हायरार्की क्या है, व्हाट इज योर स्टेटस। यदि आपका पद बहुत बड़ा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, यदि पद हाई है, स्टेटस हाई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ही हाई होगा। एम आई करेक्ट? जो डीजीपी का जो काम होगा वो आईजी से बड़ा होगा, जो आईजी का जो काम होगा वो एक आईपीएस से बड़ा होगा, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो काम होगा वो एक नॉर्मल डीएम से ज़्यादा बड़ा काम होगा। बात है कि नहीं है? तो ये तो स्टेटस जितना है, जैसे प्रधानमंत्री का जो काम है वो सीएम से बड़ा काम है, तो जितना बड़ा स्टेटस ज़्यादा उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा उतना ही एथिकल वैल्यूज ज़्यादा होने का डिमांड करता है। समझ गए? हाँ। हायरार्की क्या है आपका? वही स्टेटस मतलब हायरार्की ही है। हायरार्की किस में हो? जूनियर सीनियर रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं बताओ तो। जूनियर सीनियर रिलेशन, जूनियर के साथ भी अदब से बात करना चाहिए और सीनियर के साथ भी अदब से बात करना चाहिए, क्योंकि कभी आप भी जूनियर थे और कभी आप भी सीनियर बनोगे। इसलिए कहा आता है कॉलेज समय रैगिंग गलत बात है। बात समझे ना? तो आपका हाँ जूनियर सीनियर बोलो या सबऑर्डिनेट रिलेशन कहो इसको। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सबऑर्डिनेट रिलेशन कैसा है आपका, समझे? ये हो गया। और उसके बाद देखते क्या हो गया, पर्सनल फैक्टर हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हो गया, और अब देखते हैं हम लोग कल्चरल फैक्टर। अभी ये तो बहुत ज़्यादा ही प्रभावित करता है कल्चरल फैक्टर्स, तो है ना। अब किस सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी का लगातार आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा जिस सोसाइटी में आप रहोगे। कस्टम्स क्या हैं,
What is your customs? What is your traditions? Festivals? सब इम्पैक्ट पड़ता है। अभी देखो नवरात्रि का टाइम है ना, और अभी आज कौन सा डे है स्टूडेंट? 5th डे ना। आज कौन सा माता का पूजा होगा? हाँ, स्कंद माता। क्या क्या चीज़ के लिए जाने जाती है स्कंद माता? वार के लिए। वार श्योर ना? तो वार मतलब क्या है? फॉर ए कॉज। सीख गए एथिकल वैल्यूज। क्षत्रिय बना दी हमको आज की माता। तो आप अपने फेस्टिवल से, अपने कल्चर से, अपने रिलीजन से हर समय ही सीख रहे हो, समझे ना? भस्मासुर का भी अभी होगा ना? कब होगा भस्मासुर का? हाँ, नवमी में होता है। हाँ बिल्कुल। तो रिलीजन से सब कल्चरल फैक्टर हो गया आपका, कस्टम से, ट्रेडिशन से, फेस्टिवल से, रिलीजन से, ठीक है? आप सीख रहे हो एथिकल वैल्यूज, यू आर इम्बाइबिंग। और यदि मैं अंदर चले जाऊं, अलग अलग रिलीजन को जोड़ूं, तो समझ रहे हो बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर। एक समुंदर ही आ जाएगा इसके अंदर। जैसे मैं इस्लाम का बोलूं रिलीजन एक पर्टिकुलर, तो ब्रदरहुड। और यदि मैं बात कर लूं इधर हिंदुइज्म का, तो पीस और टॉलरेंस। हाँ, टॉलरेंस है तभी ब्रदरहुड है। यही बात सही है तुम्हारा बोलना। जब तक टॉलरेंस नहीं है तब तक ब्रदरहुड कहाँ से है? फिर पहले टॉलरेंस एंड देन ब्रदरहुड। बात समझे? जहाँ तक सवाल है क्रिश्चियनिटी का, तो क्रिश्चियनिटी क्या है तुम्हारा? सेवा भाव, सर्विस। मदर टेरेसा, जीसस सर्विस के लिए जाने जाते हैं। बात समझे? और इस हिसाब से देखोगे, और गुरु नानक सर्विस, सेवा। तो ऐसे बहुत सारे धर्म है। और फिर कस्टम्स में भी बात कर लो, तो आप अलग अलग एथिकल वैल्यू सीखते हो ना स्टूडेंट। तो पर्सनल फैक्टर हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हो गया, कल्चरल फैक्टर हो गया, और ये तो बहुत खतरनाक है, सिचुएशनल फैक्टर्स। ये आदमी को चेंज कर देगा ना सिचुएशनल फैक्टर। देख रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, सिचुएशनल फैक्टर। एक सिचुएशन था जहाँ पे हंस रहे थे, हाँ, ये हंस दलक रिंकिया का पापा, ठीक है ना, ये हो रहा था एक सिचुएशन। और एक सिचुएशन आया कि बाबू ऐसे करके पड़ा हुआ है, क्यों? भूकंप आ गया है, अरे फ्लड आ गया है। तो सिचुएशन क्या ना करवा दे लोग से, बदल गया ना। और उस समय यदि रिंकिया का पापा बनने का प्रयास करोगे, तो समझ रहे हो ना क्या हो जाएगा, है ना? गड़बड़ हो जाएगा जी, पूरा चौपट हो जाएगा। तो सिचुएशन के हिसाब से इंसान को ना वैल्यूज को कैरी करना चाहिए। जैसे मान लो कि अब जो सिचुएशन, एक मैं बेस्ट सिचुएशन कहता हूँ पर्सनल एंड प्रोफेशनल, इससे बढ़िया सिचुएशन कुछ नहीं हो सकता है। सेम आदमी जब पर्सनल लाइफ में है तो उसका जो व्यवहार है थोड़ा अलग होगा, जब वो प्रोफेशनल में है तो उसका व्यवहार अलग होगा। इट इज ऑल्सो ए सिचुएशन है, और एक दिन में ही हो रहा है ये सब चीज। विदिन वन डे के अंदर वो फिर प्रोफेशनल लाइफ में घुस रहा है, फिर वो पर्सनल लाइफ में जा रहा है, फिर प्रोफेशनल लाइफ में आ रहा है, फिर पर्सनल लाइफ में जा रहा है, और हर समय एथिक्स बदल रहा है उसका, हर समय। तो सिचुएशनल एथिक्स, जैसे इमरजेंसी लिख लो यहाँ पे, इमरजेंसी कैजुअलिटी, इमरजेंसी कैजुअलिटी। तो उस समय यस, वो भी हमें एथिक्स सिखाता है, समझे? क्योंकि विषय तो हमारा यही ना है जी कि हम कहाँ कहाँ से एथिक्स सीखते हैं, यही ना जी। तो हम सिचुएशन से एथिक्स सीखते हैं जी। हाँ, हम सिचुएशन सीखते हैं। हम कहाँ सीखते हैं? कल्चरल चीज़ से सीखते हैं, कल्चर नॉर्म सीखते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन से सीखते हैं, हम पर्सनल फैक्टर से सीखते हैं। और अभी बहुत सारा चीज़ बचा हुआ, और बहुत सारा ऐसे फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे मैं एक लिखा आता हूँ ब्रॉड टॉपिक, अदर फैक्टर्स लिख लो, अदर फैक्टर्स। इसमें जितने भी मिसलेनियस फैक्टर्स हैं सब इसको ऐड करो यहाँ पे, अदर फैक्टर्स। अब मैं विद्यार्थी से जानना चाहूँगा, माय डियर स्टूडेंट, एक एक फैक्टर तुम लोग ऐड करो। कहाँ सीखता है मोलू, बताओ तो? एथिक्स कहाँ सीखता है तुम? अपने समाज से, अपने सोसाइटी से। चलो ठीक है, साक्षी बोलो। अपने वर्क से सीखते हैं, वेरी गुड। तुम बताओ? एक्सपीरियंस सीखते हैं, ये हो गया। तो ठीक है, बोलो, कोई बात नहीं, बोलो बोलो, रिपीट भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, जो हमको सही लगेगा हम लिख देंगे वहां पे। बोलो जल्दी बताओ, तुम बोलो। ठीक है, वो हो चुका है। बोलो तुम। नॉलेज सीखते हो चुका है।
तुम बोलो। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन से सीखते, ह्यूमैनिटी सीखते हैं। ठीक है, और एक बार और दे चांस तुम लोग को बोलने का, कि सेम ही बोलोगे फिर? सर जो देखिए इससे चलता है। हाँ, कल्चर सब ना, सिविलाइजेशन ना, वो जो चल रहा है। अरे तुम लोग ऐसा ऐसा फैक्टर बोलो जो मज़ा आ जाए। बस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सीखते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, अब देखते हो जब बच्चे लोग का एडमिशन होता है स्कूल में, हाँ, जो आंगनबाड़ी जो होती है, टीचर सब होती है ना, कितना बढ़िया समझाती है, कितना बढ़िया सिखाती है, बहुत बढ़िया सिखाती है ना बच्चे लोग को, बहुत पॉजिटिव। अब जैसे सुबह सुबह प्रार्थना होता है बच्चा लोग का, कितना बढ़िया से हाथ जोड़ के प्रार्थना करवाता है बच्चे लोग को। ये क्या है, एथिकल वैल्यू तो ही दे रहे हैं आप। किसने बताओ सुबह आखिर प्रेयर करके स्कूल जाने की क्या जरूरत है, क्लास अटेंड करने की क्या जरूरत है? दिमाग साफ हो जाएगा, जो भी गंदगी कहीं से आ रहा है वो साफ हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। और जब, क्योंकि आप प्रेयर जब करते हो तो दिमाग शांत करते हो, और जब दिमाग शांत होता है तो आप बेटर परफॉर्म कर रहे होते हो, है कि नहीं? बताओ तो यस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का तात्पर्य यह है कि नीचे लेवल से लेकर हायर लेवल तक। अरे सबसे ज़्यादा तुम अपने संविधान से सीखते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे बड़ा किताब क्या हो सकता है? हाँ, ये है तो सब कुछ है, ये है तो ये है, ये है तो ये है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीखते हो, तुम सीखते हो कि नहीं सीखते हो? हाँ, तुम फिलोसोफर से भी जरूर सीखते हो, एथिकल फिलोसोफर सब, हाँ, जो एथिक्स पे काम किए, फिलोसोफर भी बहुत कुछ सीखते हो। क्या तुम सुकरात से नहीं सीखते हो? हाँ, क्या तुम प्लेटो से नहीं सीखते हो? क्या तुम अरिस्टोटल से नहीं सीखते हो? क्या तुम बुद्ध से नहीं सीखते हो? क्या महावीर से नहीं सीखते हो? क्या हर लोग से ही सीख रहे हो तुम रिफॉर्मर से सीख रहे हो, राजा राम मोहन रॉय से सीख रहे हो तुम लोग। ठीक है, इसको स्लैश करते चलो। फ्रीडम फाइटर्स से समझ रहे हो, सीख रहे हो। फ्रीडम फाइटर्स से क्या सीखते हो? इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। फ्रीडम फाइटर मतलब इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, आज जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, उससे बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यूज कुछ हो ही नहीं सकता है। बात समझे सब लोग? अच्छा, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा एक अरिस्टोटल का शब्द। अरिस्टोटल ने ये बोला था कि जो सबसे प्राइम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों के लिए ना, वो है कि लोगों में कंट्री के प्रति समर्पण का भाव होना। क्योंकि नेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट अभी आया ही नहीं है, नेशन वाला स्टेट तो बहुत बाद में आया यूरोप में। कंट्री को लेके एलिजियंस होना। और हो क्या रहा था कि उस समय जो ग्रीस में जो स्थिति था कि टूट टाट रहा था, अलग अलग जगह अलग अलग बन रहा था, समझ रहे हो ना, अलग अलग हो रहा था वो। तो इसलिए वो चाहते थे कि पहले तो लोगों को रोको। लोग क्या करें, ग्रुपिज्म बना रहे हैं, कुछ लोग उधर चले गए, कुछ लोग इधर 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 करते करते लैंड टूट रहा है। तो पहले तो एक कॉमन बाइंडिंग फोर्स लाओ लोगों में और बोलो कि एक साथ रहना जरूरी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू होगा। और वो कैसे आएगा? एजुकेशन के थ्रू आएगा। तो पहले तो लोग को सिखाओ। और ऐसा नहीं है बच्चे लोग, ये देखो, ये अच्छा बताओ, राष्ट्र के लिए बड़ा बड़ा बात करता है सब, है ना, बड़ा बड़ा लेक्चर देता है, भाषणबाजी करता है, और जब मरने का बात आता है तो सबसे पीछे भागेगा। कोई भगत सिंह हम नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, चाह के भी तुम भगत सिंह नहीं क्रिएट कर सकते हो अब, है ना। जो बोले थे हमको जल्दी फांसी दे दो, उस तरह का करेज नहीं हो सकता है अभी के लोग में, और उस समय के लोगों में भी नहीं था करेज। वो एक दो ही होता है इंसान इस तरह का। तो यहाँ पे बोला जाए कि जब नेशन का बात आए, जब कंट्री का बात आए, तो सबसे फर्स्ट होना चाहिए सर्विस। बात समझे? और उसके बाद अपना सर्विस होना चाहिए। क्योंकि नेशंस पे इंपैक्ट पड़ेगा तो आपको इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। वो अब इतना पड़े हुए हो, अपना स्वार्थ लिप्सा देख रहे हो, मगर नेशन पे कोई दिक्कत होगा तो डायरेक्ट असर तुम पे पड़ेगा। मत तुमको दिक्कत होगा तो जो इन्हीं के नेशंस को दिक्कत होने वाला है। तो पहले बड़ा वाला चीज देखो, पहले नेशन को बचाने का काम करो। समझे स्टूडेंट? तो यस, वी कैन लर्न फ्रॉम द फिलोसोफर ऑल्सो। और कहाँ सीख सकते हैं बताओ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। बुक्स, हाँ, सेक्रेट बुक्स से हम समझ सकते हैं। हाँ, सेक्रेट बुक्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, ये रिलीजन वाला एंगल यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब हाँ, सॉरी, उससे छोड़ दो यार, वो इन्फ्लुएंसर तो हमको बेकार ही लगता है। बोलो गुड इन्फ्लुएंसर लिख दो ना। नहीं, अच्छा बोलो, हम अच्छा दिमाग में आया, बोलो। हाँ,
अच्छा, और हम कहाँ सीखते देखो, तो और हम सीखते अपने फैमिली मेम्बर्स सीखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे लिख दो फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। ये रिलेशन को चाहता है मतलब यहाँ पे देखो फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, इसमें लिख सकते हो तुम, स्पेस हमेशा रखो, है ना। और बच्चे लोग, क्योंकि देखो फैमिली मेम्बर में एक सबसे जो मुखिया होते हैं वो फादर होते हैं। अब फादर से हम हमेशा सीखते हैं कि एक्शन जो है ना, ये बहुत 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 बड़ा है वर्ड्स। सर मैटरनल और पैटर्नल पेरेंट्स यहाँ बिल्कुल बिल्कुल फैमिली मेम्बर में बहुत सारा सीख सकते हैं, बट ये चीज़ मैं एक अलग से दिखा दे रहा हूँ, उसका एक अलग सिलेबस ही है, वो करेंगे हम लोग। फादर से हम सीखते हैं कि जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा ही ग्रेटर ऑफ वर्ड्स। तो फादर घर में नहीं बैठते हैं, फादर कार्य के लिए चले जाते हैं, काम करने के लिए चले जाते हैं, और ज़्यादा लंबा भाषणबाजी देंगे तो काम नहीं चलने वाला है, उनको कार्य करना है। तो हम फादर से सीख सकते हैं ये चीज़ कि यस, परफॉर्म करना, काम करना वर्ड से नहीं होता है, करना पड़ता है। अभी विद्यार्थी हो तो क्या होगा, सर पास कर जाएंगे, नो नो नो, पर्दे के पीछे काम करना उसके लिए। बात समझ गए ना। और बताओ और क्या हो सकता है, एक अलग सिचुएशन बताओ यार। सर अपने गलतियों से भी सीख सकते हैं। एक्सपीरियंस, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा चीज़ निकाल दिए यार। और बोलो और क्या, देखो तो पिछले साल क्या पढ़ाए थे, देखो तो उसमें देखो कोई यूनिक फैक्टर है जो यहाँ पे ऐड करने लायक हो। सर ऐसा तो हो सकता है हम अपने नेचर से सीख सकते हैं। वेरी, यही तो हम चाहते हैं ना, यही तो हम चाहते हैं, बिल्कुल इन्वायरमेंट से सीख सकते हैं। वेरी गुड, नेचर से हम सीख सकते। क्यों नहीं सीख सकते नेचर से, कल ही तो बताएं, रिवर से हम करे सीख सकते हैं, है ना। कुछ भी विपरीत परिस्थिति आए, वहाँ हमें अपना ही रास्ता में रहना है, नहीं इससे बढ़िया एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, सीखने लायक भी होना चाहिए ना। हाँ तो सीख सकते, चट्टान सीखो ना, चट्टान, मगर चट्टान का भी ईगो खत्म हो जाता है पानी की वजह से। तो अब सीखने वाला आदमी तो कुछ भी चीज़ से सीख लेगा जी, और जो सीखने वाला नहीं है तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। हाँ बोलो बोलो बोलो, वेरी नाइस। सर एनिमल होता है डॉग लाइक, उससे सीखना चाहिए कि अपने मालिक के प्रति वफादार। क्या बात है, क्या बात है यार, उड़ा दोगे तुम लोग हमको आज। देखो वेरी गुड, एनिमल्स, ये हुआ ना आंसर, इसको बोलते हैं आंसर देना। एनिमल से हम ऑनेस्टी सीखते हैं, ठीक है ना, ऑनेस्टी सीखते हैं। और बोलो सबको फेनोमेना होता है, प्राकृतिक घटना से कुछ हो रहा है। हाँ बोलो, क्या बोले हो। सर डेमोक्रेसी, हाँ हाँ वेरी गुड, हाँ ये बहुत अच्छा बोलिए हो। पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन सीख सकते हैं, आइडियोलॉजी ना, आइडियोलॉजी से भी हमारा बहुत एथिक्स मिला हुआ है, आइडियोलॉजी से। जैसे मान लो, मैं कोई विवादित बयान नहीं देने वाला हूँ यहाँ पे, मान लो कि जो आरएसएस ग्रुप में शामिल है तो उनका जो एथिकल वैल्यूज़ होगा थोड़ा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू जो दूसरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं या जो नहीं जुड़े हुए हैं। मानते हो ना इस बात को। तो आइडियोलॉजी ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स है ना, जो विचारधारा, जैसे मैं यदि पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन का बात करूं तो याद करो तुम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाय रूसो का है ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या बोला है कि जो भी शासन करेगा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तब हमारा तुम काम पूरा करो, हम तुमको राज करने देंगे, दैट इज कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस डॉक्ट्रिन से भी तो हम सीख सकते हैं, स्टूडेंट सीख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या कि ये डॉक्ट्रिन क्या चीज़ को मजबूत करता है, बताओ तो ये डॉक्ट्रिन क्या चीज़ को मजबूत करता है, डेमोक्रेसी को। हाँ, डेमोक्रेसी को, अकाउंटेबिलिटी को। डेमोक्रेसी में यदि अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर काहे का डेमोक्रेसी हो, समझ गए ना। तो देखो, हाँ इसको जोड़ते चलो, अरे जो बोल रहे जोड़ते चलो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, अकाउंटेबिलिटी, इफ अकाउंटेबिलिटी एंड देन डेमोक्रेसी फ्लरिश, ऐसे लिखो। और बताओ भाई, चलो और क्या बोल रहे थे तुम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम हाँ सेलेसियस बॉडी सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। सेलेसियस खुद जलना, आलोक को सुख पहुंचाना, जस्ट लाइक सन। इससे बढ़िया क्या हो सकता है इंटरप्रिटेशन। देखो सन, मून देखते हो कितना फायदेमंद चीज़ है हमारे लिए। हाँ, द सन द मून लिख दो ऐसे करके कुछ। हाँ, द अर्थ लिख रहे हैं, द मून, अर्थ पे तो ये सब काम कर रहे हैं हम लोग।
क्या? रेन नेचर में आ गया वो। और बताओ, और है कुछ? सुनील, एनीथिंग? समझ गए ना? लिख लिया सब चीज को अच्छे से? हाँ। और यदि कभी ख्याल आता है इस तरह का जो लगता है कि एथिकल वैल्यूज है, तो बच्चे लोग जो स्पेस छोड़े हो वहाँ पे लिख लेना। हॉस्पिटल क्या सीखते हैं हॉस्पिटल? देखो, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माय डियर स्टूडेंट, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ, ठीक है ना, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप सब्जेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। आप सब्जेक्ट सीख रहे हो, सब्जेक्ट अलग अलग आपको एंगल देगा। हाँ, फिर मैं यहाँ पे एक फिलोसोफर का नाम लेने वाला हूँ। अरिस्टोटल बोलते थे कि 3 जरूर विषय पढ़ाना चाहिए, 3 चीज़ जरूर बच्चे लोग को पढ़ाना चाहिए। एक अरिथमेटिक पढ़ाना चाहिए, एक ज्योमेट्री पढ़ाना चाहिए, और तीसरा ये एथिकल वैल्यूज पढ़ाना चाहिए। ये 3 जरूर पढ़ाना चाहिए लोग को। कोई सर ये मैथमेटिक्स क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक पढ़ेगा, स्पेशली ज्योमेट्री पढ़ेगा, तो ज्योमेट्री में एक्यूरेसी आता है। तो शुरू से जो बच्चे लोग का जो उम्र है ना 10 साल से नीचे वाला, उसको जरूर मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहिए। उससे एक्यूरेसी आएगा, बेकार का बात नहीं करेगा वो परफेक्शन का तलाश में करेगा। क्योंकि चाहे प्लेटो हो चाहे अरिस्टोटल हो, सब परफेक्शन के तलाश में ही थे, समझे? तो मैथ तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैथ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी स्टेज में रहो। और जितना मैथमेटिक्स करोगे, स्पेशली ये ज्योमेट्री, ये जो भी है, ठीक है, ये ज्योमेट्री हो गया या फिर जिसमें ये अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा वाला सब हो गया, अलजेब्रा सब वो करो, जितना करोगे माइंड उतना साफ होगा। समझ गए ना? तो वहाँ से भी हम एथिकल वैल्यू सीख सकते हैं। और कुछ है स्टूडेंट बचा है? कुछ बोल सकते हो तुम लोग? यस, इमोशंस, यस। हाँ, पर्सनल ट्रेट में लिख लो ना इसको, इमोशंस, योर ओन इमोशंस, ठीक है ना। हाउ यू रिएक्ट, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस लिख दो, है ना। बेटर लिख दो कि इमोशनल इंटेलिजेंस, कैसे आप इमोशंस को, कई लोग तुरंत जल्दी चिढ़ जाते हैं, बहुत गुस्सा जाते हैं तुरंत, है ना। और कई लोग बोलते हैं छोड़ो, काम डाउन। सुना है ना गाना तुम लोग? हाँ, कंठस्थ है गाना। हाँ, बेबी काम डाउन। तो उतना हमको भी उतना ही आता, वो उतना ही है गाना में, सुनो। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ नहीं है, उसी में काम डाउन हो रहा है आदमी, और कुछ नहीं है। देखो तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो योर पर्सनल ट्रेड। क्या लोग देखते हो ना, सेम इनपुट दो, इतना स्टेटमेंट दो सेम आदमी को, और इतना स्टेटमेंट सेम आदमी दो, ही विल रिएक्ट वेरी डिफरेंटली फ्रॉम नेक्स्ट वन। हो सकता है कोई तो जूता खोल के मार दे तुमको, गुस्सा हाइपर होके, और कोई बोले कोई बात नहीं, सुधरने वाला नहीं, हटाओ इसको यहाँ से। समझे? पीपल विल रिएक्ट डिफरेंटली। क्यों? क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर इमोशनल इंटेलिजेंस। बताए थे ना, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? हाउ यू परसीव योर इमोशंस, कैसे आप इमोशंस को मैनेज करते हो, हाउ यू मैनेज योर इमोशंस। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फर्स्ट क्लास में भी स्टूडेंट तुम लोग को ये बोला था कि वही लोग जीवन में सफल किए हैं जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है। और इस पर रील भी बना था ना तो फिर खुश रहा करो, अच्छा जरा व्यू भी गया उसी पे। ऑब्वियसली ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने वाला कौन आदमी है, जरा बताना हमको। हाँ, जो चीज़ हम नहीं बोले वो सब अंदर है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। समझ गए ना? बस दैट्स इट।